ये कहानी पिछले साल की है। मेरे एक दोस्त नीतू, जिसे पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का बहुत शौक था, ऐसे ही एक दिन वो एक एंटीक चीज़ों की दुकान में जा पहुंची। वहां वो एक एक कर पुरानी चीज़ों को देख परख रही थी कि उसे एक 60 साल पुराना मिट्टी का घड़ा पसंद आया। उसी घड़े को लगकर एक अधजली मिट्टी की गुड़िया रखी हुई थी, और उसका ध्यान उसकी ओर नहीं गया, और उस घड़े को नीचे उतारते समय उसका हाथ लगकर गलती से वो गुड़िया जमीन पर नीचे गिर गई। टूटने की आवाज सुनते ही दुकानदार वहां आ पहुंचा। मिट्टी की गुड़िया वैसे तो मजबूत थी, पर बहुत ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसके हाथों की मिट्टी की उंगलियां टूटकर बिखर गई। अब नीतू को तो घड़ा बहुत पसंद आया था, पर दुकानदार ने दुकान के अंदर पहले से ही बोर्ड लगा रखा था कि वस्तुओं को संभल कर हाथ लगाए, और अगर अनजाने में किसी ग्राहक से किसी वस्तु का नुकसान हो जाता है तो उसे वो वस्तु खरीदनी पड़ेगी। अब न चाहते हुए भी नीतू को वो अधजली काली गुड़िया खरीदनी पड़ी, पर वो नहीं जानती थी कि उस गुड़िया के साथ साथ एक अनजान आफत को वो घर ला रही है। जब नीतू ने उस गुड़िया की आंखों में देखा तो उसकी अधजली आंखें चमक उठी। नीतू को लगा शायद ये गुड़िया सच में बहुत नायाब है, पर दुकानदार उससे परख न सका होगा। नीतू ने वो गुड़िया अपने कमरे में अलमारी में रख दी। उसी रात नीतू जब सो रही थी तो उसे एक बहुत बुरा सपना आया। सपने में वो एक पुराने महल में थी। उसे बार बार घुंघरूओं की आवाज सुनाई दे रही थी, पर आसपास कुछ नहीं था। सब जला हुआ बिखरा हुआ था। वो सपने में ही डर गई। महल का एक एक दरवाजा पार कर वो महल के बीचों बीच पहुंची तो उसे महल की ऊपरी मंजिल से घुंघरूओं की किसी के नाचने की आवाज सुनाई देने लगी। नीतू न चाहते हुए भी उस आवाज की तरफ खींची चली जा रही थी। वो अब काफी डर चुकी थी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक बड़ा सा दरवाजा खोला। वो एक बड़ी सी कोठी थी। वो कोठी के अंदर चली गई। कोठी में किसी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर पुराने जमाने की थी। तस्वीर में जो इंसान था वो कोई राजा महाराजा या कोई जमींदार नजर आ रहा था। नीतू ने जैसे ही तस्वीर को छूकर देखना चाहा, उसका हाथ जल गया और उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुड़िया वहीं पड़ी हुई थी। नीतू गुड़िया को उठाने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगी, पर जैसे ही नीतू उसे उठाने नीचे झुकी, उस गुड़िया की आंखें चमक उठी और उसे किसी के जले हुए पैर दिखाई पड़े। नीतू ने जब उठकर देखा तो एक काला साया था। नीतू वो देख काफी डर गई और नींद से जाग गई। नीतू ने घबराकर अपनी अलमारी को खोलकर देखा, पर वो गुड़िया वहीं पड़ी हुई थी। नीतू की सोच ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद लगातार 5 दिन उसे बार बार वही सपना आने लगा। इस वजह से वो अपने ही घर में डरी डरी सी रहने लगी थी। वो घर में जहां भी जाती उसे वो गुड़िया दिखाई देती थी, और गुड़िया को देखते ही उसकी आंखें अपने आप चमक उठती। आखिरकार उसने उस सपने के बारे में मुझे बताया। वो मेरे घर उसी गुड़िया को लेकर चली आई, पर जब मैंने उस गुड़िया को देखा तो न वो हिल रही थी और न ही उसकी आंखें चमक रही थी। पर एक बात सच थी कि गुड़िया दिखने में काफी डरावनी थी। तब नीतू मुझे बताती है कि जब से वो गुड़िया उसके घर में आई है तब से ही उसे ऐसे डरावने सपने आने लगे हैं। मैं पेशे से एक जासूस हूं, पर भूत प्रेत वाली बातों पर मैंने कभी यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि नीतू बस डरी हुई है और अपने डर की वजह से वो उस गुड़िया को मानती है। पर फिर भी नीतू की तसल्ली के लिए मैंने उस गुड़िया के अतीत के बारे में मालूमात करने का वादा किया और गुड़िया को अपने पास ही रख लिया। दूसरे ही दिन मैं उस गुड़िया को लेकर उसी एंटीक वस्तु की दुकान पर पहुंचा। जब मैंने वो गुड़िया दुकानदार को दिखाई तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पर जब मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो उसने बताया
कि वो गुड़िया के बारे में कुछ नहीं जानता, पर इसी इलाके में एक बाबू करके चोर है। उसने ही ये गुड़िया कहीं से चुरा कर लाई थी। अगर वो मिल जाए तो गुड़िया के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो फिर मैंने उस चोर को ढूंढना शुरू किया और 3 दिन बाद वो चोर मेरे हाथ लगा और उसने जैसे ही गुड़िया को देखा वो उसे देखकर बहुत डर गया। हटाओ, हटाओ, इसे मेरे सामने से हटाओ, ये बहुत मनूस गुड़िया है। तब मैंने उससे पूछा कि इस गुड़िया के बारे में तुम क्या जानते हो, मुझे सब सच बताओ। तब उस चोर ने मुझे बताया कि लालगंज नाम का एक महल है, बहुत पुराना पर जला हुआ। ये गुड़िया उसने वहीं से चुराई थी, पर जिस दिन उसने गुड़िया चुराई थी उसी दिन से उसे बार बार एक जली हुई लड़की नजर आने लगी थी। तो उसने उसे उस दुकानदार को कम कीमत पर बेच दिया था। बहुत पूछताछ करने पर भी मुझे उस गुड़िया के अतीत के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो आखिरकार मैंने उस लालगंज महल जाकर छानबीन करने का फैसला किया और आधी रात को मैं अकेला ही हाथ में टॉर्च लिए उस महल में जा पहुंचा। महल बाहर से दिखने में काफी डरावना था। देखने पर साफ साफ पता चल रहा था कि महल काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। महल के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि महल के अंदर जाने की कोशिश न करें, अपनी मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। पर वो बोर्ड पढ़कर मुझे अजीब सा एहसास होने लगा कि इस महल में जरूर कुछ गड़बड़ है। पर मेरा पेशा ही ऐसा था कि वो बोर्ड मुझे अंदर जाने से रोक नहीं पाया। मैं टॉर्च की रोशनी में महल के अंदर दाखिल हुआ। एक एक दरवाजा पार कर मैं महल के बीचों बीच पहुंच गया और तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि नीतू ने सपने में जो महल देखा था और जैसा मुझे बताया था ये बिल्कुल वैसा ही महल था। और तब मेरा ध्यान अपने आप ऊपरी मंजिल की ओर गया। ऊपरी मंजिल का दरवाजा खोलकर मैंने देखा कि वो एक पुरानी कोठी थी। बड़े बड़े पर्दे जले हुए थे और सामने ही किसी की जली हुई तस्वीर थी। जैसा नीतू ने कहा था वो तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी, किसी इंसान की तस्वीर। पर तस्वीर जलने की वजह से उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा हुआ था, नारायण दास गुप्ता। अब मुझे और एक कड़ी मिल गई थी। पर जैसे ही मैंने वो नाम जोर से पढ़ा अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। मैं यहां वहां आसपास देख ही रहा था कि अचानक मेरी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। मैं उस टॉर्च को अपने हाथों पर पटक पटक कर चालू करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे सड़ी गली जली हुई चमड़ी की बदबू आने लगी। मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ तो बुरा होने वाला है और मैं डर के मारे टॉर्च को और जोर से पीटने लगा। तभी अचानक ही टॉर्च चालू हो गई और उसकी रोशनी में मुझे वो जला हुआ साया नजर आया। मैं डर के मारे पीछे गिर पड़ा पर वो साया अगले ही पल गायब हो गया। मैं डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते महल के बाहर आ गया। मैंने उस महल के बाहर आने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ऊपरी मंजिल पर एक जलती हुई लड़की की आकृति नजर आई। वो मुझे ही घूर रही थी। मैंने झट से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मैं समझ चुका था कि यह कोई आसान मामला नहीं है, इसमें जरूर कुछ राज छुपा हुआ है। दूसरे दिन सुबह मैंने नीतू को रात की घटना के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर वो भी डर गई, पर तब मैंने उसे समझाया कि देखो, अगर उस गुड़िया को या फिर उस भूत को हमें मारना ही होता तो वो हमें कब का मार चुकी होती। मुझे लगता है कि वो हमें कुछ बताना चाहती है। अब सवाल यह है कि उस गुड़िया का उस जली हुई लड़की से क्या वास्ता है और वो महल किसका है और उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था। पर हमें एक सुराग मिल गया था, ये नारायण दास गुप्ता। अब ये नारायण दास गुप्ता को ढूंढना होगा। शायद वो ही हमें उस लड़की के बारे में बता सकता है। हमने उस नाम और उस महल के बारे में और छानबीन की तो पता चला कि वो प्रॉपर्टी नारायण दास गुप्ता के नाम पर है और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हमने उनसे मिलने के लिए बहुत बार अपॉइंटमेंट ली
पर नारायण दास गुप्ता हमें मिले नहीं। शायद वो हमसे मिलना नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने एक तरकीब लड़ाई। मैंने दूसरे दिन उनके ऑफिस में फोन करके लालगंज की प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में बात की और उसी दिन दोपहर को वो हमसे मिलने के लिए राजी हो गए। और फिर मैं और नीतू दोपहर को उनके ऑफिस पहुंच गए। जी कहिए, सुना है कि आप उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। हाँ, पर खरीदने से पहले हमें उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। अरे, अब आप उसे खरीदने वाले हैं तो बेझिझक पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं, उस हवेली को हुआ क्या था, मतलब आग कैसे लगी थी? अरे अरे, वो बहुत पुरानी बात है। आप प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं तो खरीदने की बात कीजिए। नहीं नहीं, खरीदने से पहले हमें जानना है कि उस प्रॉपर्टी के साथ हुआ क्या था। लोग आज भी वहां जाने से क्यों डरते हैं? हाँ देखो भाई, लोग जलते हैं मुझसे। इतने कम समय में मैंने जो तरक्की हासिल की है ना, उससे उन्हें परेशानी होती है और इसीलिए लोग अफवाहें फैलाते हैं। पर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूं। 30 साल पहले की बात है। लालगंज की प्रॉपर्टी मैंने एक जमींदार को किराए पर दी थी और वो जमींदार वहां व्यापार किया करता था। एक रात जब मैं वहां किराया वसूल करने गया था तो अचानक ही वहां आग लग गई और उस आग में मेरा लालगंज का महल जलकर राख हो गया। अब उस समय फायर ब्रिगेड तो थी नहीं, तो क्या करता, बस उस महल को जलता हुआ देखता रहा। पर तब से लोग खामखा अफवाहें फैलाते चले आ रहे हैं कि वहां किसी लड़की की आत्मा रहती है। तो फिर आज तक आपने उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई? अरे देखो साहब, अब इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, उसे संभालने में ही मेरा सारा वक्त चला जाता है। और फिर जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता न चले तो ही अच्छा होता है। नारायण दास की बातों से हमें कुछ साफ साफ पता नहीं चल पा रहा था, या फिर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अगले 2 दिन में फैसला सुनाने की बात कहकर हम उनके ऑफिस से चले आए। मुलाकात तो हो गई थी, पर सवाल वहीं के वहीं थे। नारायण दास से हमें कुछ पता नहीं चला कि उस महल में आखिर हुआ क्या था। उस रात नीतू को फिर वही सपना आया, पर सपने में उसने एक आवाज सुनी, बदला बदला बदला। और नींद टूटते ही नीतू ने मुझे फोन कर उस सपने के बारे में बताया। तो मैंने उसी रात नीतू को लेकर उस लालगंज के महल में जाने का फैसला किया। पर नीतू उस महल में जाने को लेकर बहुत डरी हुई थी। आखिरकार मैंने उसे बहुत समझाया कि अगर इन सपनों को रोकना है तो हमें उस गुड़िया का राज जानना ही होगा और यह भी जानना होगा कि आखिर वो हमसे क्या चाहती है, हमें क्या बताना चाहती है। और तब जाकर नीतू उस महल में जाने के लिए राजी हो गई। हम दोनों देर रात उस महल के पास पहुंचे, पर वहां सब सुनसान था। वहां जाते ही मेरी पहली नजर ऊपरी मंजिल की ओर गई, पर वहां कुछ भी नहीं था। हम उस गुड़िया को लेकर महल के अंदर दाखिल हुए। एक एक दरवाजा पार कर महल के बीचों बीच पहुंच गए। तब नीतू को भी महसूस हुआ कि वो महल भी बिल्कुल वैसा है जैसा उसने सपने में देखा था। इस बात से वो और भी डर गई। किसी तरह मैंने उसे ऊपरी मंजिल पर जाने को राजी कर लिया। हम धीरे धीरे कदमों के साथ उस जली हुई ऊपरी मंजिल के अंदर चले गए। सब बिल्कुल वैसा था जैसा नीतू ने सपने में देखा था। अब नीतू जाकर उस तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और गौर से उस तस्वीर को देखने लगी। उसकी आंखें एकदम से लाल होने लगी और वो अपने आप ही उस कोठी में यहां वहां घूमने लगी, ऐसे जैसे उसे अब साफ साफ नजर आ रहा था कि 30 साल पहले वहां क्या हुआ था। अब नीतू में कहीं भी डर नजर नहीं आ रहा था। वो वहां पड़ी सब चीजों को ऐसे छू रही थी जैसे वो उन्हें पहचानती हो। और आखिर वो एक अलमारी के पास पहुंची।
और उस अलमारी को देख वो जोर जोर से रोने लगी। नीतू, नीतू, नीतू क्या हुआ? नीतू क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नीतू, नीतू होश में आओ। मेरे धक्का देते ही नीतू होश में आ गई। नीतू के होश में आते ही उसने मुझे सारी बात बता दी कि उसने वहां क्या देखा है। मैंने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें किसी की अजली हड्डियां पड़ी हुई थी। नीतू ने बताया कि यह हड्डियां सुंदरी नाम के एक औरत की है। नारायण दास गुप्ता ने उसे रखेल बनाकर इस कोठी में रखा था। सुंदरी को लगता था कि नारायण दास उससे शादी करेगा, पर एक दिन जब सुंदरी ने उससे शादी करने को कहा तो नारायण दास ने इनकार कर दिया। जबकि नारायण दास उस हवेली में लड़कियों का व्यापार करता था। वो सुंदर सुंदर लड़कियों को वहां लाकर बड़े अमीर लोगों को बेच देता था। पर सुंदरी ने जब उसका ये राज खोलना चाहा तो उसने उसे इस अलमारी में बंद कर महल को आग लगा दी थी। और इस महल के साथ ही नारायण दास का वो राज भी खत्म हो गया था। वो गुड़िया भी उसी अलमारी में बंद थी और मरने के बाद सुंदर की आत्मा ने उसे अपना जरिया बना लिया था। उस गुड़िया के जरिए वो नारायण दास से अपना बदला लेना चाहती थी। और तभी हम दोनों को महल में घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी और उसके साथ साथ ही और एक आवाज महल में गूंज रही थी, बदला, बदला, बदला। अब नीतू और मैं, हम दोनों नारायण दास गुप्ता की सारी असलियत जान चुके थे और ये भी कि वो अजली लड़की और कोई नहीं बल्कि सुंदरी है। वो बस नारायण दास से अपने किए का बदला लेना चाहती थी। दूसरे दिन हमने सोच समझकर एक निर्णय लिया। हम जानते थे कि नारायण दास उस हवेली में आसानी से नहीं आएगा, तो हमने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम उस हवेली को आज ही खरीदना चाहते हैं, पर उसके लिए उसे हमारे साथ उस हवेली में आना होगा। हम उसे हवेली में ही उस लालगंज हवेली की रकम अदा करेंगे, जो कि उसकी बताई कीमत से 2 गुना ज्यादा होगी। हमारा प्रस्ताव सुनकर नारायण दास हवेली में आने को तैयार हो गया। उसी दिन शाम को हम सब हवेली के बाहर पहुंचे, पर नारायण दास हवेली के अंदर आने से मना करने लगा और बाहरी व्यवहार पूरा करने की बात करने लगा। हमने जैसे तैसे उसे हवेली के अंदर आने को मना लिया। हवेली के अंदर आते ही नारायण दास की 30 साल पुरानी यादें ताजा हो गई और उसे अपने किए कराए कर्म साफ साफ नजर आने लगे और वो अपने आप ही हवेली की ऊपरी मंजिल में कोठी की ओर बढ़ने लगा। नीतू और मैं हम नीचे खड़े होकर देख रहे थे और तभी हम दोनों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो आवाज सुनते ही नीतू और मैं महल के बाहर चले गए और जैसे ही हम महल के बाहर आ गए, महल का दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। अब महल में सिर्फ सुंदरी का भूत और नारायण दास था। नीतू और मैंने उस गुड़िया को वहीं रखकर घर जाने का फैसला किया और हम गाड़ी में बैठ गए। तभी हमें महल के अंदर से चीख पुकार सुनाई देने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि ये चीख पुकार नारायण दास की थी और सुंदरी उसके साथ हुए हादसे का बदला ले रही थी। उस रात नीतू को कोई भी बुरा सपना नहीं आया और दूसरे दिन सुबह जब हमने अखबार देखा तो उसमें नारायण दास गुप्ता की मौत की खबर छपी हुई थी। नारायण दास गुप्ता, एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन की अपनी ही लालगंज की हवेली में जलकर मौत हुई थी।